पे है। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर। सर मैं देखिए मैडम, मैं माय हम्बल प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। और मेरे लिए इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो मैटर फैक्ट। और आगे मैं बढ़ूं इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो आपके सोशल सर्कल्स हैं वहां पर आप इस चैनल को शेयर करें, अदिति त्यागी ऑफिशियल को शेयर करें। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है कि मैं एक से बढ़कर एक गेस्ट आपके लिए लाती रहूंगी। और आज हमारे साथ साजिद तारड़ साहब, पाकिस्तान से आप आते हैं, यूएस में रहते हैं, लेकिन जब घर से दूर होते हैं तो घर की तकलीफ, घर की पीड़ा ज्यादा महसूस होती है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना और समझना चाह रही हूँ कि ये जो हमने पाकिस्तान में टकराव देखा फौज और इमरान खान नियाजी के बीच, घर से भले ही दूर है लेकिन दिल घर में ही होगा, पाकिस्तान में ही होगा, ये जो टकराव है, आपको लग रहा है कि अब ये मुकाबला, जो कॉन्टेस्ट चल रहा था, ये खत्म हो चुका है और इस कॉन्टेस्ट को, इस मुकाबले को फौज जीत चुकी है? देखिए, इसमें फौज की जीत तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये, और दूसरा ये कि अभी ये वाकया भी खत्म नहीं हुआ। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ इट, लेकिन अभी खत्म नहीं है। स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ द, पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ द ग्रे पार्ट येट। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी, दो पार्टियों से हमारी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आजकल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर सभी कुछ आ जाता है, जिसमें जुडिशरी भी आ जाती है, आर्मी भी आ जाती है, जो भी पावरफुल लोग हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक तजर्बा किया था इमरान प्रोजेक्ट 2018 में। उन्होंने सारी चीजों को साइडलाइन करके, दूसरी सियासी पार्टियों को साइडलाइन पे करके उन्होंने एक तीसरा तजर्बा किया था जो कि नाकाम रहा। और उसमें पूरे तरीके से पाकिस्तान फंसा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी उससे आई। और अनफॉर्चुनेटली आपके देखने वालों को ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ऐसा है कि जो पिछली दो पार्टियां हैं, जिसमें भुट्टो साहब की पार्टी थी, मुस्लिम लीग नवाज की, और अब ये पीटीआई, ये तीनों पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। तीनों अनफॉर्चुनेट रियलिटी उन्होंने क्रिएट किया था। भुट्टो साहब जो थे, अयूब खान ने प्रोड्यूस किए थे, नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक ने प्रोड्यूस किया था, और जो अभी जो मोहतरम है इमरान खान साहब, ये तो खैर मुख्तलिफ जनरल बाजवा और जहीरुल इस्लाम और कई इस तरह के आर्मी जनरल हैं जिन्होंने इनको ट्रेन करके कौम के सामने पेश किया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि एक ऐसा करैक्टर क्रिएट किया जाता है, हमेशा एक पर्सोना क्रिएट किया जाता है कि ये आपका ही विल बी योर सेवियर। एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट की जाती है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें सफर कौन करता है? जनरल मैसेज सफर करते हैं, पाकिस्तान सफर करता है, और दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। पाकिस्तान सफर आज भी कर रहा है, अफसोस। अब देखें अगला तजर्बा किस तरह का किया जाता है। जो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जिस पे तवज्जो कोई नहीं देता आदित्य जी, वो ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना, पाकिस्तान को उसके हमसायों से जोड़ना, पाकिस्तान को तालीम की तरफ लेके जाना, डिजिटल पाकिस्तान की बात करना। आज भी कोई नहीं इसकी चीज बात कर रहा, और माजी में भी नहीं करता। और जब आप ये कहते हैं कि ग्रे एरिया, आपका मतलब क्या है? देखें, एक तो मैं उस पे, मेरा पहला सवाल ये है कि देखें, जो लोग, अब जिन लोगों को पकड़ा जाता है वो बाहर आके एक स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं। ये इस तरह होता नहीं है दर हकीकत। उसकी एक मिसाल है कि हमारे एक सिंगर प्लस पॉलिटिशियन है इब्रारुल हक, वो इस वीकेंड पे लंदन में गए, तो वहां पे पीटीआई के लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, और वहां पे उन्होंने घबरा के ये स्टेटमेंट भी दी कि मैंने आर्जी तौर पर सियासत छोड़ी है। अब वो कितने अरसे तक छोड़ी है ये नहीं पता। अब जो भी, अच्छा, दूसरा मेरा उससे क्वेश्चन ये है कि इन लोगों ने, कई लोग इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अरबों की करप्शन की है। क्या वो जेल से निकलकर एक स्टेटमेंट देकर वो सारे जो है उनको करप्शन जो सारी है उससे उनको क्लीन चिट दे दी गई? ये सवाल। तीसरी बात ये है कि एक पार्टी क्रिएट की जाती है, वो खत्म नहीं होती। उसकी एक मैं मिसाल दूंगा। हमारे एक पार्टी थी MQM कराची में, उसके अल्ताफ हुसैन थे, वो जाके ब्रिटिश सिटीजन बन के, लेकिन उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई थी। और तीसरी आज ये बात ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में इस पार्टी को खत्म करना भी नहीं चाहती जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इसका साइज छोटा करना चाहती है। ये सर्वाइव करेगी आगे मुस्तकबिल में, देखें किस तरह सर्वाइव करती। अब उसमें एक और मैं सेगमेंट बताना चाहूंगा। खान साहब अगर तो यहाँ से जेल जाते हैं तो वो नेल्सन मंडेला बन के बाहर निकलेंगे, और अगर ये लंदन चले जाते हैं तो फिर ये इमाम खुमैनी बन के वापस आएंगे। ये सिनेरियो मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह ये है। खान साहब के साथ मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये जरूर बताऊंगा कि मैंने भी पाकिस्तान में ख्वाब देखा था तब्दीली का, क्योंकि हम लोग पहले बेजार थे दूसरी चीजों से। हमें भी लगता था शायद ये इमरान प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए, एक आदमी ऐसे लीडरशिप लेकर आए जो बाहर का पड़ा है, जवान है, और जो इन्होंने कहा नया पाकिस्तान में ओपन माइंडेड पर्सन। लेकिन जब ये पाकिस्तान में गए तो इन्हें बताया गया कि आप नए पाकिस्तान का ख्वाब छोड़ के
इसको रिलीजियस ट्विस्ट दें आप वहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े मौलाना थे, अब वो फौत हो चुके हैं, व्हील चेयर पे होते थे, खादिम रिजवी साहब। इनको इंटेलिजेंस या इदारों ने यह बताया कि इनका बहुत बड़ा वोटर बैंक है, आप रिलीजियस लेकर इस पार्टी का वोट बैंक जो है वो चुराएं। खान साहब ने यकलत उस पर यू टर्न लिया, नए पाकिस्तान को वहीं छोड़ा और उन्होंने रियासत मदीना को अडॉप्ट कर लिया, जो मेरे जैसे कई लोगों के लिए बड़ा एक तशवीशनाक था। तो उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की सजा हम ज़ियाउल हक के दौर की अभी तक भुगत रहे हैं। हर शहर में धमाके हुए हैं, इन चीजों ने पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया था मुआशी तौर पे और इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं कि कोई भी बंदा आके वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को दोबारा उसको आगे लेकर आए। खान साहब ने बिल्कुल वही किया, उन्होंने कहा ये सियासत नहीं जिहाद है। अब वो जिहाद, मैंने इस्लामिक लॉ को बड़ी डिटेल से पढ़ा, इस्लाम की हिस्ट्री को बड़ी डिटेल से पढ़ा। ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है, इसको इस्तेमाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, कि प्लीज जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। इसकी सर्टेन डेफिनेशन है, उसके बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। खासकर यंग लोग जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल इसको, उनको पता ही नहीं। सबसे पहले तो उन्हें इस्लाम का पूरा पता नहीं है, फिर उनको जिहाद बता देना, उनको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाना, ये प्लेइंग इस्लामिक गेम विद यंग माइंड्स इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो वही खान साहब ने किया और उसकी बात अब एक छोटी सी मिसाल में देना चाहूंगा। खान साहब जब से 9 मई हुए, खान साहब उस पर 3 अपने पॉइंट चेंज कर चुके हैं। खान साहब ने सबसे पहले कहा ये जिन लोगों ने अटैक किया था ये हमारे लोग नहीं है, दहशतगर्द है। इन्होंने अपने कारकुन जो है उनसे अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने दी कि इन्होंने कहा कि जी वो हमारे वो जो लोग जलाने वाले थे वो एजेंसियों के लोग थे, वो गवर्नमेंट के लोग थे। ये दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट उन्होंने अगले दिन दी, उन्होंने कहा जी मुझे रेंजर्स ने, आर्मी ने गिरफ्तार किया था, तो जाहिर है लोगों ने आर्मी पे अटैक करना था। तो 9 मई से लेकर वो 3-4 दफा मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल दे रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म के। और दूसरा, अगर उनकी सियासत के साथ जंग होती तो वो सियासी पार्टियों पे अटैक करते, आर्मी की जाके रिहाइश गांव पे जाके तशद्दुद ना करते। इट वाज अ प्लान, लेकिन ज्यादती की है। अब मैं इसकी एक और मिसाल देना चाहूंगा कि इसको डील किस तरह करना चाहिए। आप ये देखें 6 जनवरी के वाशिंगटन डीसी के वाकये के ऊपर उन्होंने अगले दिन उसका जो पैट्रियट बॉयज थे उसके हेड को 18 साल की सजा दी। नैन्सी पेलोसी की चेयर पर जिसने बैठ के तस्वीर खिंचाई थी 4.5 साल उसको सजा दी गई। एक नैन्सी पेलोसी स्पीकर थी, उसकी कुर्सी पे बैठकर अगर जो तस्वीर खिंचाए तो 4.5 साल सजा हो सकती है। तो आप ये सोचें कि कोर कमांडर के अंदर घर के घुस के उसकी सारी प्रॉपर्टी को जलाना, आप खुद अंदाजा लगाएं उसको किस तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन ये कि अब देखें अब कहां जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये आ रहा है कि आज की रिसेंट खबर आपने देखी होगी, मलेशिया ने पाकिस्तान की एयरलाइन का जहाज एक होल्ड कर लिया $4 मिलियन। फाइनेंशियल हालात हमारे लिए अब इन दोनों तरफ से घिरे पड़े हैं। IMF काम नहीं कर रहा है हमारे पाकिस्तान के साथ और आइसोलेटेड है ऑलमोस्ट पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि खान साहब ही रिलेशनशिप खराब कर चुके थे। जाते दफा आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा था। चाइना CPEC इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, खान साहब ने। चाइना भी नाराज था, बल्कि पिछले दिनों में उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर अपना कॉन्सुलेट जनरल बंद कर दिया था। भारत के साथ रिलेशनशिप आपको पता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी एक दिन मुझे भी याद है भारत के साथ एक दफा इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम भारत के साथ ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को इन्होंने उसको चेंज कर लिया था। उसके बाद देखा जाए तो अमेरिका का इन्होंने वो कहा जी कि मरासला, मैंने वो जो साइफर है उसके साथ। तो आइसोलेशन में पाकिस्तान है, टाइम लगेगा सारी चीजें ठीक करने के लिए। मैं समझता हूँ, मैं वाहिद आदमी हूँ वाहिद पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ जो हमेशा इस चीज पे जोर देता हूँ कि आपको आगे जाने के लिए अपने पड़ोसी ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे, बिलखसूस भारत। क्योंकि अब देखें वो कहां तक जाता है, वो दोनों साइडों पे चलता है। भारत के अंदर भी इसको पॉलिटिकली यूज किया जाता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को, और पाकिस्तान के अंदर इनको रिलेशनशिप को यूज किया जाता है डिफेंस बजट के लिहाज से। अब ये दोनों चीजें, उधर से पॉलिटिकल सैक्रिफाइस कौन करेगा और पाकिस्तान की इस साइड से जो 6-7 लाख की फौज है उनके डिफेंस बजट कौन करेगा। लेकिन आगे जाने के लिए दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान टू स्टार्ट अ बेटर रिलेशनशिप विद इंडिया, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान। इट इज मैंडेटरी। उसकी मिसालें बहुत ज्यादा हैं। उसकी मिसाल जापान की दूं तो मैं वो दी जा सकती है, माजी में चाइना की मिसाल दी जा सकती है। भारत की एक जिंदा मिसाल है इस वक्त सामने, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। और मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा
कि भारत का अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक चाइना और भारत का कंपैरिजन करें तो पिछले 30 साल के अंदर उन्होंने एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। दिस नीड टू बी स्टडीड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसमें मिसाल दूंगा, आपका डिजिटल जो रेवोल्यूशन है सारा भारत का, वो तो पिछले 8-10 साल में आया है, इसमें कोई शक नहीं है, डिजिटल। और इसी तरीके से चाइना का अगर देखा जाए तो वो भी 70s के बाद 80s के बाद आया। तो ये सारी चीजें तब आती हैं कि जब आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो। अच्छा, लीडरशिप हमेशा सही फैसले, सारे फैसले उनके ठीक नहीं होते, लेकिन एक चीज उनकी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक फैसला करके उस पर स्टिक करते हैं। हमारे यही मसाइल है, पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का मसला है। माजी अगर देखा जाए, दुनिया के हर कंट्री के अंदर क्राइसिस आते जाते हैं, लेकिन उन क्राइसिस में से निकालने के लिए लीडरशिप की जरूरत होती है। हमारी लीडरशिप को प्रॉब्लम है। अफसोस ये है कि हमारा पाकिस्तानी दोस्तों को, मेरे भाइयों को इंपोर्टेड चीजों का इतना शौक है कि वो लीडर भी इंपोर्टेड ले आते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो हर लीडर जो है वो लंदन बेस है, पाकिस्तान बेस लीडर कोई नहीं। और मैं हमेशा हर जगह ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा राखू पाकिस्तानी लीडर ढूंढो जिसके बच्चे पाकिस्तान में हो, जिसके बाहर अकाउंट ना हो, जिनकी प्रॉपर्टियां बाहर ना हो, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। साजिद साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें की, लेकिन एक बात थी, क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल सेक्रीफाइस का जिक्र किया मौजूदा सरकार के कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे अभी तक याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए वो पावर में, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया, फिर नवाज शरीफ साहब की फैमिली में जब वेडिंग थी, शादी थी, तो वो पहुंच गए। हालांकि इस बात को लेकर उन्हें काफी अटैक भी झेलने पड़े, क्रिटिसिज्म काफी उनका हुआ। आज भी लोग जब उन पर अटैक करते हैं तो उस इंसिडेंट को उठाते हैं कि ये तो जले गए थे जी, ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो इस तरह से उन पर अटैक किया जाता है। और उनकी गवर्नमेंट का साजिद साहब स्टैंड बहुत क्लियर है। वो ये कहते हैं कि अगर बंदूक की गोली हो या धमाकों की आवाज हो तो फिर बोली सुनाई नहीं देती। तो उनका कहना तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई पॉलिटिकल सेक्रीफाइस की बात है। वो तो सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि आप टेररिज्म बंद कर दीजिए, आप धमाके बंद कर दीजिए, आतंक और आतंकी असला बंद कर दीजिए, और हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और वो चाहते हैं कि टेरर पर एक्शन हो, दाऊद इब्राहिम पर एक्शन हो, हाफिज सईद पर एक्शन हो, मसूद अजहर पर। आप ये तो बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है किस हालात में IC-814 हाईजैक करके किस तरह मसूद अजहर को रिलीज कराया गया। तो ये सब बातें जो मौजूदा सरकार है या भारत का जो स्टैंड है वो बस इतना ही है। आपको लगता है जब आप एक उज्जवल पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको लगता है वहां के एस्टैब्लिशमेंट में इस तरह की मैच्योरिटी या परिपक्वता है कि वो इन इश्यूज को एड्रेस करके भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ा पाए? क्योंकि भारत तो एकदम क्लियर है इस पर, पहले आप बात कर लीजिए, आप ये एड्रेस कर लीजिए, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा, आपकी जो जितनी आपने बातें की मैं टोटली एग्री करता हूं उसमें। मैं उन लोगों में शामिल हूं, मैं जो हमेशा अप्रिशिएट करता हूं जब मोदी जी नवाज शरीफ साहब के घर गए। इसमें बेशक कोई मैं बड़ा कार्टून का सियासी हूं, बल्कि उसको छोड़े, अभी मोदी साहब ने हिरोशिमा गया तो वहां से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं। मैंने बल्कि अगले दिन एक नेशनल टीवी के प्रोग्राम में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि मोदी जी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, आपने उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया। मैंने उस पर बात की, लेकिन देना चाहिए उनको, शायद मसाइल इतने हैं, इस पे तवज्जो नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब जब पिछले दिनों में गोवा गए थे, मैंने उस वक्त कहा था कि अपॉर्चुनिटी है, बिलखसूस उस वक्त एक आपने देखा होगा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था वहां पे, और उस पे तो मैंने कहा था कि मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि इनको चाहिए कि क्लैरिफाई करें। बिलावल भुट्टो साहब अगर भारत गए हैं तो वहां जाके अपने प्रूफ्स लेकर जाएं कि इट्स नॉट स्टेट स्पॉन्सर। इसमें से अपॉर्चुनिटी लें, इसमें से रिलेशनशिप बेहतर करने की हमेशा विंडो। देखिए, सियासत में या जमहूरी इसमें कभी विंडो दरवाजे बंद नहीं होते, हमेशा डायलॉग से चीजें सॉल्व होती हैं। और खासकर 21वीं सदी के अंदर आपको टेबल पर ही बैठना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन दरवाजे, मैं अफसोस से मैं इस पे मुझे अफसोस है, मैं जो आप कह रहा हूं, काश कि मेरी बातें ये सुनी जाए। लेकिन दित्या कहते हैं कि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, और उसमें मैं खासकर मैं इंट्रोडक्शन में नहीं, मैं आई एम रिपब्लिकन और आई हैव बीन अ वेरी वोकल रिपब्लिकन, आई एम अ ट्रम्पस्टर, और मैं ट्रम्प सपोर्टर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आई हैव सर्व द एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं अपनी आवाज या अपने रिलेशनशिप जो मेरे आज भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, मैं कल भी मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मीटिंग थी जिसमें
मेरी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान और भारत जो है वो करीब आ सके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूएस और इंडिया के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं, और साथ ही भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर सॉफ्ट पावर के लिहाज से भी मैं बात करूं, तो जो प्रोग्रेस इंडिया ने की है, जो नाम कमाया है, कई प्रोजेक्ट्स हैं मौजूदा गवर्नमेंट के जिनकी काफी तारीफ हो रही है। उनमें से एक का जिक्र आपने किया था, डिजिटल इंडिया, या फिर जो स्वच्छता को लेकर एक कैंपेन चलाया गया। यूएस में मौजूदा गवर्नमेंट इंडिया के स्टैचर को लेकर क्या आपको ग्राउंड पर फीलिंग दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मेरा ख्याल पिछले वजीर आजम जितने आपके थे प्रधानमंत्री, उन सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स इन्होंने लगाए और मैं समझता हूँ सक्सेसफुल ट्रिप लगाए। मैं इनके रिसेंट जो ट्रिप था जापान का, हिरोशिमा का, और उसके बाद पैसिफिक का ट्रिप था, उसको बड़े क्लोजली वॉच करता रहा हूँ। रिमार्केबल ट्रिप, जिस तरीके से उनको फिजी और पापुआ गिनी के अंदर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, जिस तरह के लोगों ने वहां पे उनको रिसेप्शन दिया। ऑस्ट्रेलिया में 20,000 लोगों ने इकट्ठे होकर, उससे ज्यादा बढ़ के यहाँ पे होगा। बल्कि इसमें मैं समझता हूं, मैं ना सिर्फ मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर, उनको भी क्रेडिट दूंगा। उन्होंने भी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। अब उसकी नेक्स्ट लेवल की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नेटो प्लस की मेंबरशिप अमेरिका ऑफर कर रहा है भारत को, और भारत उस पे सोच रहा है कि हम उसको लें या ना लें। दैट्स द एक्सट्रीम ऑफ फॉरेन पॉलिसी और टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल विद इन नेक्स्ट लास्ट 10 years। अब वो नेटो प्लस क्या है, उसके ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है, और इन चीजों को, लेकिन कुछ लोग जो हमारे स्कॉलर्स, भारतीय स्कॉलर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि व्हाई शुड वी कॉर्नर आवरसेल्फ विद अमेरिकन्स सिंस वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड G20 और SCO की लीडरशिप हमारे पास मौजूद है। और दूसरा जो भारत का टारगेट है, टू हैव अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल। मेरे ख्याल में जो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि इसी तरह भारत चलता रहा तो वो दूर नहीं है, जल्दी उस सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स, पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा है भारतीय डायस्पोरा के पास। यहाँ की कंपनियां, सीईओज मेजॉरिटी जो है वो दे आर भारतीय निजात। बल्कि मैं पिछले दिनों एक इवेंट में इन्वाइटेड था जहां पे आपके भारतीय सफीर जो थे यहाँ पे, तरनजीत संधू साहब, उन्होंने फरमाया, और मैं एग्री करूंगा उनकी बात। उन्होंने कहा जब तक किसी बड़ी कंपनी की बोर्ड पे भारतीय निजात टेक्नोक्रेट नहीं होता, उनके स्टॉक नहीं आगे जाते। स्टॉक ये एक फैशन बन चुका है, और मैं समझता हूं कि दिस इज गुड फॉर इंडिया। आई एम प्राउड ऑफ देम। और मैं हमेशा उन चंद पाकिस्तानियों में से हूं कि मैं हमेशा उनकी भी तरक्की को, भारत की तरक्की को भी प्रेज करता हूं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि बेसिकली वी आर वन, नो क्वेश्चन अबाउट इट, रिगार्डलेस हाउ हार्ड एक्सट्रीम साइड्स दोनों साइड पे सोचें, लेकिन वी आर वन। इसमें कोई शक नहीं। हमारा डीएनए एक है, हमारी सोच एक है, एक ही थे, इसमें कोई शक नहीं। सदियों से इकट्ठे रहे, ऐसी बात नहीं। और आगे भी मैं ऑप्टिमिस्टिक सोचता हूँ। देखें, अगर ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है, सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के साथ बेहतर हो सकता है, तो भारत और पाकिस्तान को भी बेहतर होना होगा। ये वक्त की जरूरतें हैं। मैं एंथ्रोपोलॉजी को बड़ी डिटेल से पढ़ता हूँ, सदियों से। देखें, जब दरिया एक साइड से चलते हो, हवाएं एक साइड से चलती हो दूसरी साइड में, आप कितना अरसा नफरतें कर सकेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। वक्त की जरूरत होगी, अब ठीक हो जाएगा, मैं ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन मोदी जी का मैं समझ रहा हूँ कि ये आएंगे और इट विल टेक द रिलेशनशिप, अमेरिकाज रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। एक चीज जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका की जरूरत है, टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना, और उसमें भारत ने उनको यकीन दिला दिया है, बावर करा दिया है कि इंडिया इज द बेटर पार्टनर टू गो अगेंस्ट चाइना। इसमें कोई शक नहीं है। नाउ अमेरिका के लिए भारत उनकी जरूरत बन चुका है। और भारत का अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जिस तरह अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं चाइना और रशिया को कभी इकट्ठा ना होने देता। इस वक्त रशिया और चाइना इकट्ठा हो चुका है एंड दे आर स्ट्रॉन्ग। तो इससे अमेरिकन जो है घबराए हैं और दे आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। और उसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया इज सर्विंग देम बेटर। इंडिया इज इन क्वाड, इंडिया इज इन मैनी प्रोजेक्ट्स विद अमेरिका। और मेरे ख्याल में, और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका चाइना पे सैंक्शंस लगा रहा है ट्रेड के लिहाज से,
और वो सारा बिजनेस जो है वो चाइना से भारत जा रहा है, जिसमें जो भारतीय सीईओज हैं, दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन इट। दे विल हेल्प इंडिया टू ग्रो मोर फाइनेंशियली मैन एफेक्ट। तो माय विश के दूसरे ममालिक भी उस रीजन में इन चीजों को सलाहियत रखते हो कि दे शुड ओपन अप फॉर थिंग्स। जब तक खुद आप अपने आप को देखेंगे नहीं। मैं जापान की हिस्ट्री अभी पढ़ रहा था कि किस तरीके से उन्होंने 1947 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तरक्की की अपनी, और उनका एक आर्ट है जिसको मैं अभी आपको बात बताता हूँ, खासकर जो इस वक्त मैं समझता हूँ बड़ा फिट कर पड़ता है पाकिस्तान पे। आर्ट ऑफ किंसुंगी उसको कहते हैं। आर्ट ऑफ किंसुंगी ये होता है कि जापान के अंदर जब एक बर्तन टूट जाता है, बल्कि उसको तोड़ के फिर दोबारा जोड़ा जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस वक्त वही आलमोस्ट हालात पाकिस्तान के, टूटता फिर रहा है, बुरे हालात हैं, लेकिन अगर वो जोड़ने की कोशिश करें हारमोनी के साथ, पैशन के साथ, तो मेरे ख्याल में दे कैन एंजॉय बेटर। मेरे ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप पहल करें, आप डिटरमिन करें। तरक्की के लिए जरूरी है कि यू हैव टू बिकम हम्बल। आपने जो अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा, आपने अजय शंकर साहब की बात की, आपने क्वाड का जिक्र किया, ब्रिक्स का किया, एससीओ का किया। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इंडिया अब मुझे लगता है कि अलाइन नहीं कर रहा है। इंडिया इस वक्त ये सोच रहा है देश हित सर्वोपरि, हमारे लिए नेशन फर्स्ट। तो हमारे लिए हमारा कोई एनिमी नहीं। अगर आप जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत खुलकर ये बात कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो इंडिया जो है वो इस वक्त एक मुल्क के तौर पर उसको क्या सूट करता है, उसके लिए क्या वर्क करता है, और जो उसका अपना स्ट्रेंथ्स है उनके हिसाब से खुद को पोजीशन करने की इस वक्त ग्लोबली लगातार एफर्ट्स कर रहा है। एंड टचवुड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, दे आर पेइंग ऑफ। एंड इट इज really nice to hear how Americans are perceiving India from your side. आपने जिस तरीके से अभी उसे बयां किया, तो मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि आप अदिति त्यागी ऑफिशियल पर आए। साजिद तारड़ साहब, आपने जिस ऑप्टिमिज्म की बात की है, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। और मैं एक बात आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि भारत में नफरत नहीं है। हमें ऑनेस्टली अभी जो हुआ पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि भारतीयों ने इस पर बैठकर ताली बजाई। भारतीयों ने इस पर ताली नहीं बजाई। भारतीयों में एक गुस्सा है। भारतीयों में ये है कि हमें हमारे सोल्जर्स के साथ जो हुआ है, हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी कराई गई है, उसे लेकर एक गुस्सा है। लेकिन भारतीयों ने कभी इस बात को सपोर्ट नहीं किया कि बैठकर किसी ने चीयर नहीं किया। मैं कम से कम किसी को नहीं जानती जिसने पाकिस्तान में जब आगजनी हो रही थी या वायलेंस हो रहा था उसने ताली बजाई हो। तो भारतीय इस समय पाकिस्तान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, टू एन एक्सटेंट एक फीलिंग, एक स्टेज आती है जब आप ये कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो नफरत भी टू स्ट्रॉन्ग एंड इमोशन हो जाता है किसी के लिए। और भारत की एज अ कंट्री अगर बात करें, फोर्सेस के लिहाज से भी बात करें, तो भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। आतंकी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, चाहे इंडियन सिविलियंस हो, चाहे इंडियन फोर्सेस हो, उन पर अटैक नहीं होना चाहिए, या भारत को तोड़ने की बात नहीं होना चाहिए। भारत सिर्फ इतना चाहता है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता हमने कभी किसी से ऐसी नफरत की है या हम किसी की तबाही में अपने लिए उम्मीद ढूंढते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंट इंडिया है, इसे पता है वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, और जो हमारी यूथ है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साजिद साहब, तो मुझे लगा ये बातें मुझे आपके सामने कहनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप जब ये कह रहे हैं कि भारत में लोगों के मन में नफरत हो, नफरत नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा है, नाराजगी है। और वो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे फोर्सेस टारगेट किए जाएंगे, हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा, या हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा, हमारी माइनॉरिटीज को लेकर प्रोपेगेंडा बुना जाएगा, तो गुस्सा लाजमी है, मुझे लगता है। साजिद साहब, नहीं, उसमें अदिति एक लास्ट पॉइंट मैं भी ये ऐड करना चाहूंगा। देखिए, हर सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यू कैन नॉट प्लीज देम रिगार्डलेस। लेकिन आप ये देखें, मैंने जिस तरह आपको बार बार ये कहने की कोशिश की है कि वी आर द सेम पीपल, डीएनए, सोचे, खाने, कपड़े, हर चीज एक है जैसी। पाकिस्तान के अंदर भी अगर ये एक सोचा जाए कि पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ इतनी नफरत होगी, ये होगा, आप कभी किसी भारतीय से कभी आपने पूछा है जो पाकिस्तान विजिट करके वापस आए तो उसको हाउ पीपल जनरल मैसेज रिसीव्ड है?
मैंने आपको कहा कि मैं जाता हूं भारत, मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा मैं अमेरिकन हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तानी। इतना प्यार मिलता है पीपल टू पीपल, आप सोच नहीं सकते। मैं आई टुक ईच टाइम आई गो टू इंडिया फील लाइक होम। जहां नफरत होती है वहां होम की नहीं समझा जाता। तो यही फीलिंग्स पाकिस्तान के अंदर भी है। मैं आपको ये बिल्कुल, ये आपको मैं बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि पाकिस्तान आके देखें, आपको इतना प्यार मिलेगा आप सोच नहीं सकते। और दूसरा ये है कि चंद लोग होंगे, मैं हर सोसाइटी हर कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी नेगेटिव सोचें ही होती है, जो सुबह उठते ही नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही सो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान जनरल मैसेज, लोग उठते हैं, ये सोचे उठते हैं तो भारतीय गानों के साथ उठते हैं। तो पाकिस्तान की कोई शादी देख लें आपको, वहां भारतीय गाने चल रहे होते हैं। मैं अगले दिन हैरान हूं, आज खबर पढ़ रहा था सिंधु मूसावाला की बरसी आई है तो वहां पे उन्होंने कुरान पाक के खत्म किए उनके लिए, उनकी बख्शिश के लिए। अब ये देखें वो सिख धर्म से है। और तीसरा ये एक कुछ परसेप्शन भी होती है चीजें पीपल टू पीपल। मैं समझता हूं कि मैं खुद देखा है, मैं आखिरी पॉइंट ये बताना चाहूंगा, मेरे अपने बच्चे की शादी पाकिस्तान में की, इस्लामाबाद, पिछले साल मेरे लड़के की। उसमें से 40 सरदार मेरे दोस्त तो अमेरिका से गए थे, 8 सरदार इंडिया से आए। इतने 48 सरदार थे जिन्होंने इस्लामाबाद मेरे बच्चे की शादी में शिरकत की। मैं समझता हूँ रिकॉर्ड होगा कि किसी पाकिस्तानी शादी के अंदर इतने लोग आए होंगे भारत से ही हम भारतीय निजात। तो आप सोच नहीं सकते कि वहां पे जब वो निकलने लगे तो आधा होटल का कमरा, आधा जो सारे बाहर आके निकले सी ऑफ करने के लिए, सम ऑफ देम दे वर क्राइंग, जो एम्प्लॉइज थे। इतना वो हफ्ता भर वो रुके, इतनी रौनकें ये चीजें, क्योंकि वी आर वन। जब सोचें एक होती हैं, बातें, कपड़े, हर चीज एक होती है। तो मैं जिस तरह आपको बताया कि एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से लाइनें लगा देने से चीजें नहीं रुकती, हवाएं तो क्रॉस करती हैं, दरियाओं के पानी तो बह रहे हैं ना। तो ये चीजें आप ज्यादा असर देखें, अभी 76 साल हुए हमने, अब तो सोशल मीडिया आया है ना, तो हमें पता चल रहा है कि भारतीयों की क्या फीलिंग है, पाकिस्तान की क्या फीलिंग है। पहले तो टीवी नहीं था भाई, 60 में 70s में तो कम्युनिकेशन ही नहीं थी। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें न्यूट्रलाइज होंगी, ये वक्त की जरूरत है। अब देखेंगे, मैं तो खैर समझता था शायद मेरी जिंदगी में ये होगा कि बॉर्डर साफ होंगे, हम लाहौर से जाके अमृतसर नाश्ता करेंगे, अमृतसर वाले लाहौर आके खाया पिया करेंगे। मैं तो ये समझता था ये होगा, और मैं मेरी जिंदगी में आई विल बी वेरी प्लीज्ड टू सी दैट। मैं तो खैर अभी भी जाता हूँ, माय नेक्स्ट ट्रिप इज ड्यू टू इंडिया, आई विल बी देयर एंड एंजॉयिंग ऑल ऑफ इट, मैटर ऑफ इट वंस अगेन। और मैं आज तक मैंने नहीं फर्क देखा कि मैं ये पाकिस्तान है या भारत है, मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं बिलखसूस मेरे दोस्त जो मेरे साथ जाते हैं, मैं कई डेलीगेशंस के साथ गया हूं, अमेरिकन डेलीगेशंस, हैरान होते हैं कि यार तू यू नेवर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एन अमेरिकन, तुम हमेशा आगे बढ़ के कहते हो कि हम पाकिस्तानी। और मुझे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी अपने डेलीगेशन में जब मैं बताता था हम पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे पता है हर होटल के जो डोरमैन होता था, बल्कि मैं कई दफा जाता था दूसरे अमेरिकन की वो बॉडी सर्च करते थे, मुझे अक्सर डोरमैन कहते थे यार सर आप तो अपने हैं यार, आप तो जाओ। तो आप सोच नहीं सकते जितना प्यार है। I'm very humble, I'm very thankful, और I wish that both countries a lot of prosperity, और मैं सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि प्यार का मैसेज देना चाहूंगा आपके देखने वालों को, हम्बलनेस का मैसेज देना चाहूंगा। वो एक हमारे पंजाबी में चढ़ दी कला चढ़ो। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर साजिद ताहिर सर, थैंक यू सो मच। आपने अदिति त्यागी ऑफिशियल पर इतने सारे इंसाइट्स यहाँ पर शेयर किए हैं। आई होप आपके पॉलिटिशियंस और आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सुन रही होगी, आपसे सीखेगी। और ये जो ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी की बात आपने की है, इसका कुछ % भी ले ले अगर, तो बहुत कुछ बदल सकता है और आपके लाइफ टाइम में ही बदल सकता है। इसी नोट पर थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड इनसाइट्स।